प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मैं पहले सबसे पहले डॉक्टर श्रद्धा मैम को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर श्रद्धा भोसले मैम, आपको कैसा लग रहा है आज मेडिसिन खा के? अरे हाँ, वेरी पहले तो गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मतलब मुझे रिजल्ट्स थोड़े से विजिबल हो रहे हैं। अच्छा। और हाँ वो मतलब क्या, मतलब ऐसे सॉफ्ट हो रहा है सब फेस में कुछ? हाँ सर, मतलब जो ऐसे ब्लैकिश मार्क्स थे ना मेलाज्मा के, वो थोड़े से लाइट हो रहे हैं। जी। थोड़े से ऐसे लाइट दिख रहे हैं एंड बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट आम पाचक वटी। तो हाँ वो तो बहुत लाइट फील होता है आम पाचक वटी से ना, सुबह शाम लेते हैं। हाँ। और सिर्फ सर का मेडिसिन से हो रहा था इतना अच्छे से पेट साफ हमारे सर का? नहीं नहीं सर, वो हरितकी चूर्ण के बारे में तो मैंने 2 टाइम्स उनको कॉल किया था कि हरितकी चूर्ण से, मतलब पहले तो मेरा कोई इशू नहीं था। हाँ मेरा डेली का डेली मोशन तो क्लियर ही रहता था, बट वो हरितकी चूर्ण से मुझे उल्टा कॉन्स्टिपेशन हो गया सर। तो हाँ हाँ मैंने कॉल करके उनको पूछा था, उनके जो भी वो जूनियर्स थे, तो उन्होंने हाँ कहा था कि फिर मे बी द वे आई वाज टेकिंग दैट वाज रॉन्ग करके उन्होंने बताया कि हाँ आप थोड़ा सा अर्ली डिनर करो एंड देन वार्म पानी के साथ ले लो। फिर वैसा भी हाँ। कि 1-2 बार ठीक लगा सर, फिर हम्म, अगेन फिर वही बात होने लगी। तो मुझे लगा मे बी मैंने अपने फूड हैबिट्स भी सडनली, उन्होंने पथ्य पानी बताया था ना, उसकी वजह से चेंज किया था, भाकरी जी एंड ऑल दैट। तो मुझे लगा उसके जी रुक्ष क्वालिटी की वजह से, या पता नहीं क्या फूड हैबिट्स चेंज हुए इसीलिए हो रहा होगा, सिस्टम बिगड़ गया होगा। बट जी मैंने फिर हरितकी चूर्ण बंद करके आपके लेक्चर सुनती थी ना सर, तो जी उसकी वजह से फिर मैंने आम पाचक वटी शुरू की थी, मार्केट वाली ही जो ब्रांडेड की मिलती थी। जी उससे फिर उससे मेरा ठीक हो गया था। जी। तो फिर मैंने उनका लिया ही नहीं सर, उनका। हाँ वो क्योंकि ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा है कि मैं मतलब अग्नि को ऐसा कर देता हूँ कि मल का भी पचन अच्छे से होने लगता है। अगर मल पचेगा, टॉक्सिन्स हाँ निकलेंगे, तो अपना पूरा बॉडी क्लींजिंग होते रहता है। फिर कोई भी व्याधि जल्दी ठीक होती है। ये मेरा मतलब प्रिंसिपल है, मैंने अपना रिसर्च से बनाया है। हाँ 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 हाँ, दैट इज गुड सर, बिकॉज मेन तो वही रहता है ना, अगर आपका अग्नि मेटाबॉलिज्म अच्छा ठीक रहे, नहीं। मल अच्छा रहे, मल अच्छे से निकले, यूरिन अच्छे से निकले, टॉक्सिन्स निकलते जाए, सार के हाँ जी हाँ विभाजन जी। अच्छे से हो, तो सारी हाँ व्याधि अपने आप ठीक हो जाती है। हाँ 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 हाँ, रियली सर, मे बी ठीक है वही मैम, थैंक यू। रहेगा आपका सर। थैंक यू। सिर्फ वो पाउडर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर, इट इज बहुत ही कड़वी लगती है, बट लेना पड़ेगा ना वो वार्म पानी में। पाउडर कड़वा किससे है? वो चंदन और हल्दी तो है। हाँ, थोड़ा लेते समय मुश्किल जाता है सर। इसको शहद के साथ लीजिए, मधु के साथ शहद। शहद के साथ लेना है, ओके ओके सर। ओके, मिक्स मतलब शहद में मिक्स करके? हाँ, ओके, एक नहीं एक आपने चम्मच। पानी के साथ बोला था सर दैट टाइम। पानी के साथ जो लोग नहीं ले सकते, वो शहद के साथ ले सकते हैं। ऐसे ओके ओके, ऑप्शन रहता है हाँ ना। ठीक है सर, ठीक वो भी जरूरी है क्योंकि वो वर्ण है ना, आपका पूरा फेस अच्छा हो जाएगा उससे। है, ओके ओके सर, ओके। और मैं जो भी मेडिसिन देता हूँ, मैं आपको हर चीज बताता हूँ कि ये मेडिसिन का ये इफेक्ट आता है। मतलब हाँ जी पेशेंट को ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ हम खा रहे हैं, उसे क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है मैम। थैंक यू आप सर, आगे थैंक। बताइएगा। अगर निगेटिव रिजल्ट आए तो भी बताइएगा, पॉजिटिव आए हाँ तो भी बताइएगा, लेकिन सच हाँ बताइएगा। हाँ हाँ सर, नहीं मुझे दिख रहा है सर, इवन ऑल जो आसपास के लोग हैं वो भी पूछते हैं। तो तब हाँ खुद मतलब खुद इतनी जल्दी हम मन तैयार नहीं होता, बट व्हेन द अदर्स आस्क तब लगता है कि हाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं शायद करके ना। आ रहे हैं और सर। मैम, आपने प्रैक्टिस शुरू किया क्या? नहीं सर, बिकॉज आप यहाँ करिए पे ना। जहाँ पे हम रहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, वो पुणे के आउटस्कर्ट्स है, ये सुमाटने फाटा करके। इट्स हाँ टाउन, स्मॉल टाउन विलेज टाइप का ही है। यहाँ पे हाँ आयुर्वेद के लिए देयर इज नो इन स्कोप सर। लोगों की इकोनॉमी इतनी, कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो आयुर्वेद के लिए जा पाए। मैं आपको ना कुछ कुछ टिप्स दूंगा, आपका प्रैक्टिस इतना बढ़ेगा ना कि लोग भाग भाग के आपके पास ही आएंगे।
अरे बिल्कुल सर, थैंक यू। आप कहीं पर भी रहिए दुनिया में, आप जंगल में भी जाएंगे तब भी पेशेंट आएंगे आपके पास, मैं आपको हाँ, टिप्स दूंगा। हाँ। सर बट दिल्ली का सर सस्ता इलाज दिखाइए ना सर, जैसे ये मांसपाचक में इतना ये अच्छे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है सर? क्या क्या मांसपचक का? नहीं मतलब जैसे ये मांसपाचक गण और ये सारे गण है ना, जैसे सस्ता इलाज अगर कर सके सर तो प्रूविंग ज्यादा मिलने को मैं दे सकता हूँ। सस्ता इलाज तो सर कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी अभी दवाइयां है ना, रस पाचक रक्त पाचक, उसमें भावना दिया जाता है ना, इसलिए वो कॉस्ट बढ़ जाता है। मतलब तो इवन भावना वाली रहती है, या फिर पुट ज्यादा दिया जाता है तो क्वालिटी बढ़ती है उसकी। सर अगर जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, जहाँ पे मैं अभी हूँ, अगर हम लोग मतलब अगर आपका वो भावना का तो सर स्पेशल रहता है सच में, लेकिन अगर हाँ, कुछ इस तरीके से आप नुस्खे बता सके कि बस औषधि मतलब मसालों से उनको पिसवा के और वो आप कर सके। देखिए जैसे दीपन पाचन दवाइयां हैं, तो आप अदरक का यूज कर सकते हैं, सौंठ का यूज कर सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, पिपली का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दीपन पाचन हो गया। हरित की तो कहीं पर भी मिलता है, जी हरित की दे दीजिए तो दीपन पाचन अनुलोमन हर पेशेंट को आप इसी से करिए, या सौंठ देके शुरू करिए, तो जी कितना अच्छा हो जाएगा। जी सिंपल सिंपल दवाइयों से भी हो जाता है इलाज। मेरे जी बाथरूम के आगे की लाइट बंद करो। हाँ श्रद्धा मैम, फिर बाद में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? और कोई केस बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को कोई केस के बारे में पूछना है या बताना है? सर फड़तरे सर, आप गुड अपना केस, इवनिंग सर। एक मिनट रुकिए। एक फड़तरे सर हैं, इनके कोई पेशेंट है जिनको लीवर सिरोसिस है, वो अपना केस बताना चाहते हैं। सर मिथुन फड़तरे सर, अगर आप सुन रहे हैं तो अपना केस यहाँ डिस्कस कर सकते हैं सर, पर हिंदी में बोलना पड़ेगा। Okay, okay, sir. So, जी actually, my father-in-law detected liver cirrhosis 2 साल पहले ऑलमोस्ट, और हमने 2 साल से अभी हम ट्रीटमेंट उनका बहुत अलग अलग डॉक्टर के पास कंटिन्यू किया था। तो अभी लास्टली हम डॉक्टर शुक्ला है मुंबई में, तो उनसे उनके पास हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन सब अभी ऑलमोस्ट सब दवाइयाँ लेने के बाद भी फिर दे रीच्ड ऑन डिसीजन दैट वी नीड टू डू ट्रांसप्लांट ओनली, दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। एक ही ऑप्शन बचा है। तो अभी हमें अरविंद सर का नंबर मिला, तो अब आज ही हमसे हम बात किया है, तो उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली मेडिसिन हमें जो उन बताने वाले हैं वो फॉलो करने हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस है। तो हम आज से कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो वी तो आर आप एक होपिंग मिनट फॉर रुकिए गुड सर, रिजल्ट्स। आप एक मिनट रुकिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। शशि तिवारी मैम, वर्षा मैम, आप बताइए कि जलोदर का चिकित्सा कैसे करना चाहिए। शशि मैम आप सुन रही हैं क्या? कुछ पथ्य पथ्य बताइए, जलोदर की चिकित्सा बताइए, हाँ जी जिन्होंने, सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जलोदर की चिकित्सा बताइए, तो इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आयुर्वेद पे। सर जलोदर की चिकित्सा में तो सबसे पहले ये है कि पेशेंट का खाना पीना सारा बंद कर देना चाहिए। जो चरक ने साफ साफ लिखा है कि क्षीर पर पेशेंट को रखते हैं तो फिर बहुत जल्दी ठीक होता है। और फिर साथ में आशा वगैरह चलाएं जिससे कि उसका प्रॉपर विरेचन होना चाहिए, क्योंकि जलोदर के रोग में ये जो बोल रही है विरेचन ही ना कराना दूध, होता है। हाँ, और और वर्षा कौशिक मैम ने ट्रीटमेंट किया भी तो था, ग्रुप में शेयर भी किया वर्षा था। मैम आपने तो किया था ना। वर्षा मैम हम्म। आप कितना दूध देती थी पेशेंट को पीने के लिए? वर्षा कौशिक मैम सुन पा रही हैं क्या? जी जी, प्रणाम सर। मैं आप 1 कितना लीटर देती थी? 1 लीटर? 1 लीटर आशा वरिष्ठ जी सर। आशा वरिष्ठ 1 लीटर, कौन कौन से आशा वरिष्ठ थे? द्राक्षासव, झंडू पंचारिस्ट और पुनः नवासव। हाँ, 1 लीटर दिन भर में। और दूध जी कितना देती है, कितना पेशेंट पी पाते हैं दूध? सर, मैंने उनको बोला था कि 3 लीटर तक आप पी सकते हैं, लेकिन वो 2 लीटर तक ही पीते थे, 2 ढाई लीटर। अच्छा, और कितना दिन में रिजल्ट आ गया? सर 15 डेज में। हाँ, तो सर देखिए, ये मैम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे यहाँ पे सब ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो 15 डेज में अच्छा रिजल्ट आ गया। जी और सर, अभी मैम माइल्ड साइटिस था उनका। हाँ, अभी तो और खा रहे हैं वो। नॉर्मल खा रहे हैं ना? जी, हाँ, और मतलब आपने तेल में तला मेडिसिन में, हुआ डीप फ्राइड बस नहीं दे रही हूँ उनको, लेकिन सिंपल खाना पूरा ही खा रहे हैं।
अच्छा, और आपने मेडिसिन क्या दिया था? एक बार यहाँ सभी डॉक्टर्स को बताइए, लोग सीख लेंगे। बता दे, हाँ बताइए। जी, आम पाचक वटी दी थी 10-10 हाँ गोली। शुरुआत तो मैंने 2 बार से की थी, 10 बीडी से, लेकिन उसके बाद 10 टीडीएस किया था, क्यूआईडी भी किया था, लेकिन वो बीच में फिर उनको थोड़ी प्रॉब्लम, जलन ज्यादा होने लगी थी, तो 3 बार ही दे रही थी। हाँ चंद्रप्रभा वटी दे रही थी 4-4 गोली, आरोग्यवर्धिनी 5-5 और हाँ सुबह शाम। और उनका थोड़ा सा स्प्लीनोमेगैली भी थी सर, तो उनको मैंने पुनर्नवा मंडूर और क्या दिया था, एक यकृत प्लीहारी लौ। हाँ यकृत प्लीहारी लौ पहले नहीं था, तो रोहित करिष्ठ साथ में दे रही थी। उसके बाद हाँ यकृत प्लीहारी लौ चलाया कुछ दिन, और वीकनेस की ना लगे उनको, इसलिए सुवर्णमाली बसंत भी दिया था। हाँ। बस इतना ही दिया था सर। और अभी क्या चल रहा है मैम? अभी उनको ब्रेक करके बीच में फिर से आरोग्यवर्धिनी और चंद्रप्रभावटी और आम पाचक वटी चलाई कुछ दिन, और एक महीने लगभग। और फिर उनको ईचिंग हो रही थी पूरी बॉडी में, तो मैंने हाँ सब कुछ बंद करके उनका अभी सर बस प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, वो जाइमनेट प्लस आती है, एमली हाँ एमिल फार्मा की, वो चल रही है, और चंद्रप्रभावटी हाँ। और एक विरेचन चूर्ण चल रहा है। विरेचक के लिए मतलब अभी उनको चूर्ण ना दे के मैं मिश्रक स्नेहम कैप्सूल आ रहा है, वो दे रही। अच्छा, तो अभी उनका लीवर फंक्शन टेस्ट फिर कराया आपने बाद में? हाँ, उसके बाद कराया था सर, तो नॉर्मल आया है, मतलब जो उस टाइम 15 डेज के बाद जो कराया था। हाँ, जी, बहुत वो अच्छा। लीवर फंक्शन टेस्ट में उनका वैसे ज्यादा वैसे वेरिएशन था ही नहीं, लेकिन वो जल्दी नॉर्मल आ गया। यूएसजी में ही आया है जो भी आया था, तो वो भी क्लियर हो गया। बस वो लीवर की पैरेनकाइमा बस बची है ठीक होने की। हो जाएगा वो, मैंने बताया ना 3-4 महीना लगता है, पूरा पैरेनकाइमल लेयर्स नया बन जाता है हमारी दवाइयों से। जी, और दाढ़ी मादी घृत भी दे रही हूँ 2 बार। अच्छा, आपने बोला था ना कि घृत देना जरूरी है, घृत देना तो जरूरी है फिर क्योंकि वो गांठ गांठ बन जाता है ना सेरोसिस में, पूरा पत्थर जैसा बन जाता है। तो जब अग्नि अच्छा हो जाता है, डाइजेशन अच्छा होता है, तो उसको हमें सॉफ्ट जी। करने के लिए दाढ़ी मादी घृत देना पड़ता है। जी सर। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। अब कंचन थैंक यू, मैम का थैंक सुनते यू हैं। सर। हाँ डॉक्टर कंचन मैम, आप लोग क्या देते हैं पतंजलि का मेडिसिन, असाइटिस में, लीवर सिरोसिस में? कंचन मैम सुन पा रही हैं? डॉक्टर कंचन मैम है लेकिन सुन नहीं पा रही हैं। कंचन मैम, शायद मैम तक आवाज नहीं जा रहा है। कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं। अंजना मैम, आपने ट्रीट किया है लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स? अंजना मैम, या किसी ने किया है तो बता सकते हैं यहाँ पर। कोई बताएगा? सत्य प्रकाश वर्मा जी, आपने ठीक किया है लिवर सिरोसिस के पेशेंट? वैद्य जितेंद्र मिश्रा जी, आपने ठीक किया है तो बताइए। हाँ प्रणाम सर। आपने क्या दिया है, कैसे ठीक किया लीवर सिरोसिस और असाइटिस? सर इसमें असाइटिस में सर अश्वगंधा रस का बड़ा अच्छा योग है। हाँ और और सर अपने को पुनर्नवा गोखरू काल्मिक का वो चलाता हूँ सर, स्वरस। अच्छा, तो कितना दिन में रिजल्ट आता है सर आपको? सर क्या कहते हैं, 1 महीने में 20 दिन से 1 महीने के अंदर अच्छा रिजल्ट आ जाता है सर। पेशेंट का जो एब्डोमिनल डिस्टर्बेंस होता है, हैवीनेस होता है, पेट में जो पानी होता है, काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगता है। और लीवर सिरोसिस के केस में सर ना, कम से कम मेरे 4-5 महीने लगे मुझे ठीक करने पेशेंट को। एक सुनीता शर्मा जी थी, अभी एकदम नॉर्मल है। तो लीवर ट्रांसप्लांट करना सही है कि अपना आयुर्वेद सही है? सर मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक एक्सपीरियंस बताओ, जो कि हम बता चुके हैं आपको, बता भी चुके हैं पहले। सर लीवर ट्रांसप्लांट से पहले आप लीवर ट्रांसप्लांट की श्योरिटी कितनी है कि ये लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद पेशेंट 100% ठीक होगा? ऐसा तो नहीं है ना सर। तो पहले मेरे हिसाब से आयुर्वेद को प्रेफर किया जाए, आयुर्वेद किया जाए, उसमें बहुत चीजें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं, और लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि हमने कई केसेस देखे हैं सर, जो पेशेंट का वेट आप समझो 25, 26, 27 किलो तक आ गया था, पेशेंट एम कचेक्सी हो गया था, और उस पेशेंट को भी आयुर्वेद के से हम लोग रिवाइव करके ले आए। अभी मेरा रिसेंटली एक्सपीरियंस है, भाई को बोलता रह गया, 2 बार मैंने दवाइयां शुरू की, और लीवर ट्रांसप्लांट बोल रखा था, एसाइटिस भी डब्ल्यू थी। एक एसाइटिस एलोपैथ नहीं ठीक कर पाती है कभी, ठीक ना? तो आयुर्वेद से बेटर हाँ रिजल्ट हम ले सकते हैं। जी, उसमें तो टैपिंग करके बस पानी निकालते हैं, सर पानी निकालेंगे, टेपिंग निकालेंगे, पैरासिम्पैथेसिस। इलायची चलाएंगे, और क्या चलाएंगे आप? हाँ क्या
आपके डाइट पास और मेडिसिन क्या वगैरह है, देते हैं। बताओ मॉडर्न मेडिसिन क्या है? और इसके बाद फिर आप नहीं इम्यूनो नहीं सप्रेस चलाएंगे, ऐसे इम्यूनिटी उसकी इम्यूनिटी कम है, ब्लड थिनर, हाँ प्लेटलेट काउंट कम है, और आप इम्यूनो सप्रेस देंगे तो और आपको दिक्कत। हाँ। और फिर बाद में रक्त पित्त जैसी व्याधियां होती हैं कि तो नाक रक्तपित्त से तो हो ही आंख जाता से है कहीं सर। से भी ब्लड आने लगता है। सर मेरे भाई को हाँ मल्टीपल ऑर्गन फेल होके एक्सपायर किया ना, सिर्फ आयुर्वेद को ना अच्छा, करके। उनको भी क्या सिरोसिस। बताया नहीं था सर कि फुआ का लड़का, अच्छा मैंने कितनी मुझसे कितना ईगो में वो बात किया। 2 सितंबर मैंने उसको बोला, लास्ट मोमेंट में मैंने बोला कि आपका 4.7 HB आ गया है, आप करो। मतलब मैंने 2-3 बार ट्रीटमेंट शुरू किया, हाँ कड़वी है क्या है, फेट ना होना, मॉडर्न पे बहुत ज्यादा फेट होना, कुछ 20 साल से उसकी दवाइयां खा रहे थे सर, ब्लड प्रेशर की, ठीक ना। और सबसे बड़ा उनके कारण मुझे हाँ मिला सर ना, एंगर, ईगो। जो एंगर गुस्सा ये होता है ना, स्वयं से हाँ गुस्सा, परहेज बताया जाता, परहेज को डिनाई हाँ करके वही चीजें खाना जबरदस्ती, ठीक ना। तो ये हाँ। आयुर्वेद को, एक भी चीजें आयुर्वेद की न फॉलो करना, मैंने देखा ये कारण मिला। हम्म, अभी 19 ठीक है। जनवरी को एक्सपायर किए हैं सर, एज 44 थी। तो उनका क्या कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गए थे? कॉम्प्लिकेशन ये था सर कि सितंबर में उनका HB लो हो जाता था, प्लेटलेट काउंट उनके कम, 12,000, 15,000, 20,000, 22,000 रेगुलर चलते थे, 22, 23, 30 तक चलते थे। हाँ बीच में उनका प्लेटलेट काउंट 12, 13 तक भी आ गया था। फिर HB उनका कम हो गया, हाँ 4.7 हो गया। बीच में ब्लड डोनेशन भी हुआ। फिर इसके बाद आपको बताऊं, शरीर का वेट कम होने लगा था पूरी तरह से, और एसाइटिस डेवलप हो रही थी, अपान वायु पूरी तरह से, पेट का साफ न होना सर, ये सारे सिम्टम, भूख नहीं हाँ लगना, ठीक ना, ये सब सारे सिम्टम मिल रहे थे। हाँ और डॉक्टर ने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल रखा था, BHU के डॉक्टर दीक्षित है ना, तो उन्होंने बोल रखा था, लेकिन ये 50-60 लाख रुपया लगाना उचित नहीं समझ रहे थे, ठीक ना। क्योंकि जब हाँ जिसके पास सर हाँ इतना ही पूंजी हो, मान लीजिए 70-80 लाख, 1 करोड़ का उनके पास पूंजी हो, तो वो अपने बच्चे के लिए सेविंग करने लगे, वो भी नहीं कराए। हाँ हाँ। क्योंकि उन्होंने सारा डाटा लिया तो कि भाई लीवर ट्रांसप्लांट भी कितना सक्सेस है, वो बहुत हाँ, रिस्की। जी ठीक है। तो मैं तो ये और एडवाइस कंचन करूंगा सर मैम। कि आयुर्वेदिक हाँ ट्रीटमेंट करें। आज प्लेटफॉर्म पे बहुत लोग हैं सर, सबके साथ मिलके देखिए सर, मैं तो यही कहूंगा सर, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हम हर बीमारी में अगर आयुर्वेद को लेके चलें तो 90% सर हमें रिजल्ट मिलेगा। 10% में सर देखो हमारी ये रहता है कि नियति, चलो हम देखो ऐसा नहीं कहते थे कि हम सबको बचा लेंगे सर, लेकिन हम बेटर कोशिश कर सकते हैं। इस वजह से हमें दुख तब लगता है कि जब हम बेटर कोशिश नहीं कर पाते अपने पेशेंट के साथ। हाँ। और हमारा परहेज भी तो है ना, लोगों को खाना का पसंद है, हम्म। उल्टा पुल्टा खाना पसंद है ना, वो प्रॉब्लम रहती है सबसे ज्यादा। सर इनके पेशेंट को किस ग्रेड की एसआईटी सर? सर फरतरे सर, आप थोड़ा अपना केस बताइए ना सर, कितना एसाइटिस है, कुछ बताइए सर। असाइटिस मतलब बिलिरुबिन की बात कर रहे हो? ये पेट में पानी नहीं कितना है फिर एसाइटिस? पेट पानी में पानी। अभी हमने टैपिंग करके तो हो गए 5-6 महीने, उसके बाद टैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी है कभी। एक ही बार उनका टैपिंग हुआ है। वो वही मैंने रीजन बताया था कि उन्होंने सडनली फिर वो जो मेडिसिन ले रहे थे वो बंद कर दी थी, ऑलमोस्ट 15-20 डेज। तो उसके बाद उनका पानी पेट में पानी हो गया, और फिर ऑलमोस्ट 2-2.5 लीटर हमने पानी निकाला टैपिंग करके। तो फिर से हमने इमीडिएटली फिर वो जो शुक्ला डॉक्टर है उनका फिर वही मेडिसिन चालू कर दिया, और फिर से तो टैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक। वो डाइटोर ले रहे हैं लेकिन ना, हाँ, डाइटोर ले रहे हैं हाँ कंटिन्यू। डाइट्रोल ले रहे हैं वो। हाँ और वो प्रोपेरेनॉल इमीडिएटली। और डाइटोल देते हैं सर, प्रोपेरेनॉल डाइटोल। प्रोपेरेनॉल से ब्लड प्रेशर कम होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन थोड़ा कम होता है, डाइटोल हाँ। थोड़ा वो रहता है डाइट। और लेकिन सर डाइट्रोल से भी उनका भी उतना रिजल्ट्स, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन जो है, क्योंकि लास्ट 5 to हम मतलब उसका भी हेवी डोज चल रहा है। तो लेकिन फिर भी उसका उनका बिलिरुबिन जो है वो कम नहीं हो रहा है। वो ऑलमोस्ट और अभी भी 4.5 4.1 ऐसे ही रह रहा है। और उनका तो रक्त पित्त ऐसा हो रहा है कि ब्लीडिंग पाइल्स भी हो रहा है, नाक से भी हाँ, खून आ रहा है हाँ जिसकी वजह नाक से। से खून भी आ रहा है अभी। वो अभी रिसेंटली चालू हुआ है। और कभी नाक से आ जाता है, फिर कभी या फिर इसमें आ जाता है, टॉयलेट में आ जाता है। यूरिन तो वो यूरिन में दिक्कत भी आता तभी है।
हाँ ये लास्ट मंथ से उनकी चालू है। तो फिर अभी फिर से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगी है, तो फिर उन्होंने वही सजेस्ट किया कि वी शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट। तो अभी हम इसीलिए रुके कि ये फिर अभी हम थोड़ा सा ये अगर दवाई से होता है तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो पता ही है कि ट्रांसप्लांट में उतना श्योरिटी तो नहीं है आगे की। डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसर्च मैंने भी खुद ने भी किया है, स्टडीज थोड़ा किया है, तो उतना है नहीं। लेकिन अभी अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इसीलिए फिर हमने वो सोचा था। तो वी आर होल्डिंग अभी, हम तो होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट उतना वो इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं पहुंचा है। उनका जो एच बी है वो ऑलमोस्ट 8.5 के आसपास है। प्लेटलेट भी अराउंड 80,000 के आसपास है। बिलिरुबिन 4.5 के आसपास रह रहा है। तो वो तो इमरजेंसी तो नहीं आई है, लेकिन यस, अगर यही कंटिन्यू रहा तो ऑलमोस्ट आपके कुछ दिनों के बाद तो इमरजेंसी आनी है। तो इसीलिए हम फिर अभी डॉक्टर सर के पास आए हैं। तो उन्होंने तो भरोसा दिया है अभी कि पेशेंट हो जाएगा। ठीक है, और हम ऐसा नहीं कि कंटिन्यू आयुर्वेद, अब एक्चुअली मैंने ना इनको मतलब मेरे जो फादर इन लॉ है जो पेशेंट है, तो उनको हाँ जैसे इमीडिएटली मुझे पता चला था तो मैंने एक्चुअली फर्स्टली उनको आयुर्वेदा ही ये किया था। क्योंकि मेरे मेरे एक जो पहचान में जो डॉक्टर है पूना में, तो उन्होंने वो एक्चुअली चालू किया था, लेकिन पेशेंट का थोड़ा सा उनके ऊपर भरोसा थोड़ा कम था। उनको रिजल्ट ऐसा लग रहा था कि मुझे इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। तो मुझे ये पता था कि आयुर्वेदा में इमीडिएटली मतलब आज आपने लिया और कल से आपको ऐसा इमीडिएटली तो नहीं होता है। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने तो आपको नहीं, रुकना ही पड़ता है। हम लोग 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे सर। आप देखिए तो वर्षा मैम हाँ है हाँ ना, हाँ वो हाँ छत्तीसगढ़ हाँ में प्रैक्टिस करते हैं, वो खुद बोली ना 15 दिन में रिजल्ट आया। ये जितेंद्र मिश्रा जी भी बोले ना रिजल्ट आता है। हम्म। हाँ हाँ हाँ, इतना वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया, वो बीच में फिर वो उनको थोड़ा वो 1 महीने के बाद उनको ऐसा कुछ लगा नहीं, तो फिर उन्होंने वो सडनली फिर बंद कर दिया। तो ऐसा होता है कि पेशेंट के ऊपर है कि उनका वो थोड़ा सा एक माइंडसेट भी होना चाहिए, वो थोड़ा वो मेनली चेंज करने की जरूरत है। तो अभी मैंने जब उनसे बात किया ना अरविंद सर, तो उन्होंने बोला है कि मैं वो सब फॉलो करूंगा जो जैसे बताया हुआ है, जो भी अ, हम्म, ये करने हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, जो भी खाना जैसे भी सजेस्ट किया वैसे लेना है तो करेंगे। तो जी। देखते हैं, अभी वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी कैसा है अभी ना, उनको भी रियलाइज हुआ है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे फिर एक्चुअली क्या हुआ, उनका हाँ जो बड़ा बेटा है जो एक्चुअली डोनर होने वाला था, तो उसका अभी वो ये नहीं हो रहा है, सफिशिएंट नहीं हो रहा है लीवर उसको। तो फिर अभी ऑप्शन बचा नहीं है उनके पास। तो इसीलिए फिर अभी वो थोड़ा सा उन्होंने फिर वो डॉक्टर भी है जो जिनके थ्रू आपका है ना, वो डॉक्टर नंबर आए हो ना, सकता है। डॉक्टर संदीप जी आए हैं। डॉक्टर अच्छा, संदीप संदीप भी जी, है। ओके। डॉक्टर यस सर, संदीप यस। जी, गुड आपका गुड। स्वागत है। थैंक यू। हाँ, ओके। तो सर को भी मालूम है आयुर्वेद से पूरा ठीक हो जाएंगे वो। हाँ हाँ, तो वो ऐसी है कि मतलब अभी आप उन्होंने सर एक थोड़ा सुनिए, एक कंचन मैम है जो पतंजलि में जॉब करती हैं। 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मैम का। कंचन मैम, आप सुन पा रही हैं? आप क्या जी करती सर। है एसाइटिस में, लीवर सिरोसिस में, आप कैसे करती है ट्रीटमेंट पतंजलि का, बताइए। प्रणाम सर। हाँ पेशेंट प्रणाम। काफी अच्छे से रिकवर कर सकता है सर। मेरा एक पेशेंट का मैं आपको बताती हूँ कि जैसे असाइटिस भी डेवलप हो गया था और उसका एब्डोमिनल गर्थ 42 था। तो जो मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया था उसको 15 डेज में ही वो 38 उनका एब्डोमिनल गर्थ है था, मतलब वो असाइटिस भी रिकवर हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने जैसे नित्य विरेचन के लिए कायाकल्प का मतलब विरेचन यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने कायाकल्प क्वाथ के साथ सर्वकल्प क्वाथ दिया था, आरोग्य वधिनी चलाई थी, उदरामृत ओटी चलाई थी, पुनर्नरवादी मंडूर भी दिया था, स्वर्ण वसंत मालती, काशीस भस्म, कामदुधा रस और प्रवाल पंचामृत ये भी ऐड किया गया था। तो इसमें और एक शोनाक क्वाथ करके आता है, तो वो भी ऐड किया था। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स थे सर। और उसे पूरा मैंने दुग्धाहार पे रखा था। तो पेशेंट 15 डेज खाली दूध पी रहा था, पर पेशेंट राजस्थान से था तो वो शिफ्ट कर गया उधर साइड, तो वो पता नहीं चला, शायद उन्होंने बाद में उधर पतंजलि में दिखाया होगा। मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं रहा क्योंकि उनके पास मेरा नंबर भी नहीं था। पर अच्छा रिकवर हो गया था यहाँ पे जब तक था तब तक।
तो होता है सर, अगर हम यही पेशेंट को अगर कंटिन्यू ट्रीटमेंट देते रहते थे तो शायद वो पूरा रिकवर हो जाता था, क्योंकि हम आपने अभी जैसे बोला कि एकदम से हमें फायदा नहीं दिखता, हम दूसरे दिन ही पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है हमारी मेडिसिन भी जिस टाइम से हम खाना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम से वो वर्क करना भी स्टार्ट करती है। बस कैसे होता है ना कि हमें दिखता नहीं है पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ऐसा नहीं है कि पेन किलर लिया और पेन किलर जैसे पेन कम हो गया वैसे नहीं दिखेगा, पर जैसे हाँ हम हमारे बॉडी में जो इतनी दिन से संप्राप्ति बनी हुई है तो उसे थोड़ा ब्रेक करने के लिए वो भले ही समय लगाती है पर फर्स्ट डे से वर्क करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि रिजल्ट दिखते हैं ना हम लोगों को। जैसे 15 डेज में अगर वो पूरा एब्डोमिनल गर्थ का 42 से 38 आ गया, मतलब वो फर्स्ट डे से ही काम कर रही थी मेडिसिन। नहीं तो 15 डेज में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था, क्योंकि वो पेशेंट को टैपिंग बोला गया था। तो वो 38 गर्थ होने के बाद फिर से अगर वो गई तो मतलब वो पानी रिड्यूस हो रहा था, तो डॉक्टर भी बोले थे टैपिंग को रोकते हैं अभी, फिलहाल मेडिसिन जो चल रही है आपकी चलने दीजिए, तो पेशेंट ठीक हो जाएगा ऐसे करके। जी सर। वो दूध कितना पीते थे दिन भर में? मैंने ऐसे बोला था सर कि जितना वो पी सके, मतलब उनकी भूख के हिसाब से मैंने दूध देने के लिए बोला था। ऐसे नहीं बोला था कि 4 लीटर 3 लीटर, ऐसे नहीं, जितना वो ले सकती है। उनको भूख लग रही है बस दूध पीने के लिए बोला था, पानी भी नहीं बोला था। जैसे वो मेरे हिसाब से 8-9 ग्लास तो आराम से पी रही थी दूध। और दूध में कुछ डाल रहे थे, शुंठी या इलायची या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं डाल रही थी मैं। दूध में प्लेन दूध ही वो ले रहे थे। बस गाय का दूध बोला था मैंने लेने के लिए, भैंस हाँ का दूध नहीं लेना, ऐसे बोला था। हाँ। इसमें कैमल का मिल्क जो रहता है सबसे बेस्ट रहता है। इन कैमल का मिल्क तुरंत निकालने का, तुरंत पीने का, तभी फायदा करता है। जी सर। मुझे यहाँ पे एक ये था, तो ये जो हम गाय का दूध बोल रहे हैं वो देसी गाय का ही होना चाहिए जो हमें या फिर मिलता है मार्केट में अभी, जैसे अमूल का हो गया तो वो चलता सर है? जो मिलता है वही देखना पड़ेगा। सॉरी। मोस्टली गाय का देसी होना चाहिए सर, पर अभी हम जैसे प्लेस में रह रहे हैं वहां पे नहीं है, तो मुझे लगता है जो भी गाय का दूध मिल रहा है आप उसे ऐड कर दीजिए। ओके, क्योंकि वही होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभी गाय का, देसी गाय का मिलना। बाकी तो मिल जाता है, देसी गाय का मिलना गांव में तो पॉसिबल है। कहीं ना कहीं एक का दूसरा तो रहता है जो जिसके पास गाय रहती है और दूध मिल सकता है, लेकिन वही होता है कि हमारा फिर अभी देसी क्या गाय का। देसी गाय ढूंढेंगे तब तक पेशेंट का क्या होगा? इससे जो मिल रहा है वो करके और आगे बढ़ना है हमें। ओके ओके, ठीक है जी ठीक है। ठीक है। और किसी ने असाइटिस के पेशेंट ठीक किए हैं तो बताइए, लीवर सिरोसिस के या लीवर सर पैरेन्काइमल डिजीज। हाँ मैम बोलिए। दूसरा केस था, पूछूं मैं अभी या फिर ये होने हाँ दूं? पूछिए 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 मैम। सर एक मिनट, एक जस्ट मेरे एक बहन की संदीप जी केस है। कुछ बोलना चाहते हैं। कंचन मैम एक हाँ मिनट रुके, बोलिए संदीप जी कुछ बोलना चाहते बोलिए हैं। बोलिए। हाँ सर हाँ, बताइए। सबको प्रणाम मेरा। पहली बार मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ। पाठक सर के पास जो पेशेंट मैंने आज भेजा था, एक ही बहुत बड़ी दुविधा है हम लोगों के पास। जैसे पाठक सर ने भी बताया और मेरा भी अनुभव बहुत अच्छा है लीवर के बारे में, बट बाहर जो पेशेंट जाते हैं, नॉन आयुर्वेदिक लोग जो है, वो सब इतना उनको कन्विंस करके ये करते हैं कि मतलब अगर आप सर्जरी नहीं करेंगे तो नेक्स्ट थिंग इज योर डेथ, दैट इज प्रोबेबली, ऐसा कुछ सिनारियो बता देते हैं। सो पाठक सर के पास भेजने का मेरा उद्देश्य भी यही था कि हमारे इसमें बोलते हैं कि सोनाराने कान टोचायला पाहिजे। सो मतलब सोनार जब कान आपका ये करता है, छेदन करता है, तभी वो मानते हैं। उस तरह से ही सोच के मैंने उनके पास भेजा था एज अ स्पेशलिस्ट। मैंने उनको ये भी बोला था कि अगर उनके ओपिनियन से नहीं होता है तो आप प्लीज सर्जरी में बिंदास जा सकते हैं करके। पेशेंट को कुछ भी सिम्टम अगर देखेंगे तो एक असाइटिस छोड़ के ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं था जो इमिडिएटली बॉदरिंग था।
बट उन्होंने बहुत सारा तैयारी करके फाइनेंशियल एंड एवरीथिंग, मतलब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में प्रोबेबली मुंबई नहीं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड प्रोबेबली दीज प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन। बट मेरा उनको मतलब उन्होंने अच्छी तरह से मान भी लिया मेरा एडवाइस, और वो जाके सर से मिले भी। वो बहुत अच्छा लगा दैट पीपल आर रियली pro towards Ayurveda and they really wanted to get our treatment done। उनको थोड़ा भी अगर ये रहता, मतलब उनको पहले भी समझाया है और अभी भी बोला है कि थोड़ा भी अगर लगता है तो सर्जरी तो कभी भी कर ही सकते हैं, लेकिन है ऐसा ही लीवर आपको अगर अच्छे से होना है तो आयुर्वेद डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो आई होप आप सबका गाइडेंस मिलता रहे इस केस के लिए, और ये अगर होगा अच्छे से तो बहुत ही जबरदस्त एक बदलाव आ सकता है और यहाँ पे। हम लोग कोई काफी चीज छुपाते नहीं है, हम ओपनली डिस्कस करते हैं, सारा चीज ओपन है। हम क्या हाँ सर। देते हैं, क्या रिजल्ट आता है, नहीं भी आता है तब भी हम डिस्कस करते हैं। हम कुछ हाँ, शर्माते नहीं है। नहीं और वो हम रिजल्ट है तो एक्सेप्ट ठीक है, हम करते हैं, बताएंगे। करेक्ट। जी। आप लोग को मालूम है मेरे पापा का डिब्रीजमेंट किया था डायबिटिक वुंड के लिए पैरों में। तो हम वो ना डिब्रीजमेंट के नाम पे फिर एम्पुटेट करने वाले थे पूरा पैर का, पूरा नी जॉइंट तक। तो हम लोग झगड़ा करके लाए। उन्होंने फिर कंसेंट पे क्या लिखवाया मालूम है, आर्मी के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने उन्होंने लिखवाया कि ये इट में कन्वर्ट इनटू गैंग्रीनियस इन्फेक्शंस एंड मे लीड टू डेथ, और इसमें जवाबदार आप होंगे, ऐसा करके साइन कर गए। मतलब वो इतना डरा देते हैं ना कि गैंग्रीन होगा ही, और वेट गैंग्रीन होके डेथ ही होगा। मेरे पापा का सब चीज अच्छा हो गया, केवल स्किन आना बाकी है। आयुर्वेद से ऐसा हुआ। उनके पास गैंग्रीन का कुछ है ही नहीं इलाज, कुछ भी नहीं है। डिब्रीजमेंट करते हैं, एम्पुटेट करते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। मेरे पापा अभी पूरा ठीक हो रहे हैं। मैंने आदित्य सर को भी फोटो दिखाया था, आप लोगों को भी बताऊंगा वो पूरा केस, मैं बताऊंगा। तो क्या है ना, वो लोग सच में आप बोल रहे हैं ना, वो इतना डरा देते हैं ना। फेयर एंड बिजनेस, डराओ 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 और पैसा खींचो पैसा खींचो, ऐसा है। ऐसे ही चल रहा है आजकल। करेक्ट सर, करेक्ट सर। मेरे पास आई एम डूइंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, और मेरे पास एविडेंसेस है बहुत सारे केसेस के। कोई भी एमडीडीएम के पास से भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जैसे कि नहीं सर हमको ये सब करना नहीं है, आप आयुर्वेद की दृष्टि से आपके हिसाब से ही आप हमें ठीक करिए। और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा, जो कोविड का पीरियड हुआ उसमें मोर देन 5,000 केसेस कोविड के मैंने ऐसे ही ट्रीट किए 1-on-1, जहाँ पे जब भी कोविड के समय में तो कुछ भी नहीं था। आयुर्वेद के लोगों को तो ऐसा किया था कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं, आपने सिर्फ ऐसा ही देना है। पैरासिटामोल देने के लिए भी हमारे इधर मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ, पनवेल महानगर पालिका कमिश्नर और अदर नॉन आयुर्वेदिक लोग जो थे, उन्होंने इतना डरा धमका के रखा था कि आपने ट्रीटमेंट ही नहीं करना है। लेकिन मेरा क्लिनिक में एक ही साथ में मैक्सिमम खर्चा 5,000-6,000 रुपए आता था। सेम वक्त में कोविड सेंटर में कौन से भी अगर पेशेंट को एडमिट किया जाए तो तभी 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा आता था। और जो मैंने 158 पेजेस पेशेंट का सिनॉप्सिस करके अथॉरिटी को भेजा था कि ऐसा ऐसा आ रहा है, वी कैन कंडक्ट द ट्रायल बेस्ड ऑन दैट पेशेंट को, और मुझे भी कोई इन्फेक्शन नहीं है जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ पेशेंट्स को, तो उन्होंने किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही मतलब केराची टोपली दाखवली त्या सिनॉप्सिसला that time, and after that they were just behind that remdesivir which was successful, or the success rate was 48% out of that one single trial। तो दिस ऑल इज मनी गेम। तो ये सब मैं स्टोरी बताने का रीजन है, जो भी हमारे आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स है, दे हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रैक्टिस, एंड द रिजल्ट्स आर कमिंग ऑथेंटिक वे से। आप अपना ड्रग्स दीजिए, प्रोडक्ट्स दीजिए अच्छे से, जो भी आप खुद से बनाएंगे या फिर आपके विश्वास की कोई भी कंपनी है ऐसे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है एंड पेशेंट्स आर डेफिनेटली कमिंग। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू सर, संदीप सर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोग देश के सब बड़े बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जुड़ते हैं, हम लोग रोज यू। केस डिस्कशंस करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी चीज आपके छुपाया साथ नहीं जाता है। जुड़ के बहुत अच्छा लगा मुझे। जी सर, ठीक है। कंचन मैम, आप दूसरा कोई केस बताना चाहती थी, वो बताइए।
जी सर, एक्चुअली ये मेरी भाभी की बहन है, तो उनकी छोटी बेटी है 16 साल की। तो आज मुझे घर से ही फोन आया था कि वो एडमिट है करके। तो उसका मतलब उन्होंने ऐसे डायग्नोज किया है उसको कि जैसे इन्फार्क्ट हुआ है उसके ब्रेन में। तो वहां पे उनका कहना है कि वो क्लॉट है अभी ब्रेन में। तो जैसे कि ये पेशेंट का अभी मुझे तो डायरेक्ट हिस्ट्री नहीं मिला है, क्योंकि वो बच्चा अभी तो आईसीयू में है। पर उनके पापा से बात हुई तो ऐसे समझ में आया कि सर इसे ना कुछ फीवर आया था जनवरी में 3-4 दिन के लिए। उसके मेंसेस थोड़े से इरेग्युलर थे पहले से ही। तो वहां पे कैसे बड़ा हॉस्पिटल होता है कॉर्पोरेट, तो वो गायनेक को भी दिखा देते हैं तुरंत फीवर के बाद, डिस्चार्ज होने के पहले। तो उन्होंने कुछ उसको 3 मंथ्स के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखा था। 1 महीने का ट्रीटमेंट हो ही रहा था, तो उसे फिर से कुछ तकलीफ होना स्टार्ट हो गई। तो हेडेक हो रहा करके कंप्लेंट कर रही थी। और वो सडनली वोमिट स्टार्ट की, काफी बहुत ज्यादा वोमिट किया, 20-25 वोमिट किया एक ही दिन में। तो तुरंत एडमिट किया गया। मतलब ये 25 तारीख अभी फरवरी की बात है। और जैसे वो एमआरआई करने गए, तब तक के वो पेशेंट के हाथ पैर काम अच्छे से कर रहे थे। पर जैसे एमआरआई करने के 5-10 मिनट पहले ही एक लेफ्ट साइड से वो पैरालाइज्ड हो गई। तो अभी सर ऐसी कंडीशन है कि वो वोमिटिंग अभी भी चालू है। तो मैंने पूरा हिस्ट्री लिया तो ऐसे मतलब गुस्सा कर रही थी बहुत ज्यादा बीच में 7-8 महीने से। पर सब वो गायनेकोलॉजिस्ट है वहां पे वगैरह, बाकी जो लोग हैं न्यूरोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि जो हार्मोनल ट्रीटमेंट दी गई है उसकी वजह से ही है कि ये स्ट्रोक आया है उसे। पर मैंने पूरा जैसे हेतु ढूंढने की कोशिश की पापा से उसके। तो बोल रहे थे कि खाना स्किप कर रही थी बहुत बार, गुस्सा बहुत कर रही थी, मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा था। ऐसे तो मुझे मिला। और खाने में उसे बिल्कुल चटपटी चीजें पसंद थी। और मैंने उसे लास्ट ईयर देखा भी था, उसकी प्रकृति भी पित्त वाली है। तो सर अभी के कंडीशन में वो डिस्चार्ज देने के बाद हमें आयुर्वेदिक कुछ ऐड करना है। तो मैं कैसे सोच के उसको ट्रीटमेंट हाँ, स्टार्ट करूं? तो आयुर्वेद में सबसे पहले क्या बोला है? पक्षाघाते विरेचन। तु सहस्ने विरेचनम। हाँ तो एरंड तेल से विरेचन कराइए, क्योंकि क्रोधात पित्तम, मतलब जी। क्रोध से पित्त बढ़ता है। और क्षार धर्म्यता के सारे हेतु सेवन किए गए हैं। बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है, पित्त दूषित हुआ है, रक्त भी। और रक्त पित्त की वजह से रक्तवाहिनी फट गई है, वहां पे बीपी बढ़ा होगा और इन्फाक्ट हो गया है, फिर ब्लड जी क्लॉट हुआ होगा। तो इसलिए विरेचन कराना सर्वश्रेष्ठ है। और बाद में बाकी सब दवाइयां हैं, जैसे ताप्यादि लौ, एकांगवीर रस, रसराज रस, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये सब दे दीजिए। और वहां पे नस्य का उपयोग बहुत अच्छा होगा। इन्फेक्शन है ना, तो वहां हाँ। पे स्नेहन होना जरूरी है, इसलिए नस्य। और 12-13 दिन विरेचन होने के बाद फिर बस्ती देना है आपको। सर नस्य किस तेल से दूं? शीर वाला, वही वाला, मेरा वाला 101 वाला। उससे ठीक है। इन्फेक्शन 100% क्योर हो जाता है, 100%। इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ ना, इन्फेक्शन कुछ भी नहीं हाँ दिखेगा एमआरआई के बाद। जी जी। सर और इसमें हम रक्तपाचक भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, रक्तपाचक है। फिर उसके बाद में ताप्य दिलाओ, चंद्रकला रस, सारा रक्त पित्त और रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयां देना है। चांदी का भस्म, हाँ रौप्य भस्म बहुत अच्छा काम करता है ब्रेन के लिए। बाकी और जी। लोग बताइए, बाकी लोग भी बताइए क्या करेंगे आप लोग? पक्षाघात में क्या देंगे आप लोग, बताइए, सभी लोग बताइए। सबका अपना अपना अनुभव है। पैरालिसिस में क्या देते हैं बताइए, सुनीता मैम, अंजना मैम, आप बताइए सर पक्षाघात में क्या देंगे? सर अभ्यंग नाभि पूरण ये भी हो सकता है साथ में, थोड़ा हाँ हार्मोन्स है तो एक उनको काउंसलिंग के साथ साथ थोड़ा सा ब्रेन के ऊपर भी, जैसे ब्राह्मी ग्रुथ है सर उनको, वो भी हाँ थोड़ा सा शांत कर सकता है सर। और या फिर इसी का ब्राह्मी ग्रुथ का ही नस्य भी दे सकते हैं सर, अगर आप कहते तो हाँ, मतलब जीवनी क्षीर घृत बला का भी है। नस्य दे सकते हैं, महाकल्याण घृत। माइंड पे जी भी काम करना है, तो जी मानस सर, में महापैशाचिक। जी जी महा जी सर, पंचगव्य, महापंचगव्य सर घृत, इसका भी अल्टरनेट, मतलब ये होने के बाद दूसरा ऐसा भी ट्रीटमेंट, क्योंकि मतलब घृत जी देंगे तभी पित्त शांत होगा। घृत सर। का शमन करेगा। और विरेचन सर्वश्रेष्ठ है। सर पक्षाघाते तो सहस्ने विरेचनम, वृक्ष जी विरेचन नहीं, सहस्ने जी विरेचनम। जी सर। तो और सेवन साइमल्टेनियस आम पाचक का भी थोड़ा सा
क्योंकि उन्होंने जो हार्मोन्स के लिए भी दवाई दी होंगी तो उसके हिसाब से भी थोड़ा सर, जैसे मैडम ने और आपने रक्तपाचक कहा, पटोल आदि कषाय है या पटोल कटुक रोहिणी आदि है सर, ये भी एक हो सकता है। उत्तरोत्तर धातु का भी जो कहीं ना कहीं क्षय होगा, क्योंकि खाना ठीक से नहीं था, तो धातु पाक या जो भी होता होगा सर उस हिसाब से भी, और थोड़ा सिम्टोमेटिक चलेंगी मैडम, तो मेरे ख्याल से वो अचीव हो जाएगा सर। और मज्जा पे काम करने के लिए स्वर्ण मालिनी वसंत सिद्ध मकर ध्वज। करेक्ट, जी 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 सर। सर बाकी जो लोग रक्त भार बढ़ा है, मतलब उच्च रक्तचाप का जो हिस्ट्री मिलने की मेन तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे वैसा रप्चर हुई और वहाँ पे इन्फेक्शन, वो पर्टिकुलर क्षेत्र पे सप्लाई नहीं हुई, ब्लड सप्लाई, इसलिए उसको पैरालिसिस का अटैक है। तो मेन जो इनिशियल कॉज मतलब यही जो कारण है कि जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर जो हाई था उसको मेंटेन किया जाए, उसको सही रखा जाए। तो रक्तभार शामक जितनी भी औषधियां हैं वो अपन चला सकते हैं, जैसे सरकंदा, गणपति है, अर्जुनारिस्ट है, ये सब मुक्तावटी, बीपी ग्रेड, वो कितना बढ़िया है। हाँ। तो कहीं ना कहीं क्योंकि वो हार्मोनल दवाइयां तो वो ले रही थी, जो ओसीपीज वगैरह उसको इरेगुलर साइकिल को करने के लिए दिया होगा, उसका तो असर होगा। लेकिन सर उसको शुरू से ही हो सकता है हाइपरटेंशन हो सर, क्योंकि सर एक हमारे साथ की एक है मैम है, उनका बेटा मात्र सर 12 साल का बच्चा, उसको सर वो थोड़ा सा मतलब वजन में अच्छा था, मतलब हेल्दी बॉडी थी, अराउंड 65, उसका वेट 67 केजी बच्चे का वेट था, 11 साढ़े 11 साल का। अचानक से वो हेडेक की ही प्रॉब्लम बताया, और यहाँ पे बिलाबोंग स्कूल है रीवा में, तो वहाँ पे उसको स्विमिंग के लिए बोल दिया भाई कि आप, मतलब अच्छा स्कूल था कि स्विमिंग करो। तो सर उसका सर टेम्परेचर वेरिएशन से सर उसको क्या हुआ कि घर में उसको वो ही हो गया सर, मतलब उसको बीपी हाई पैरालिसिस हो टाइप गया। का। हाँ हाँ, हाँ सर। बीपी हाई और हो गया हेडेक है। बता रहा बच्चा, अचानक से उसके मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा, मतलब उठा नहीं पा रहा कोई चीज को, ये वो। तो यहाँ पे सर एडमिट किया, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, तो TIA करके कुछ डायग्नोस किया कि ट्रांजिएंट इस्चीमिक, वो इस्चीमिया करके, इस्चीमिक अटैक, TIA करके उसको डायग्नोस किया। फिर वहाँ पे फिर यहाँ से फिर वो नागपुर रेफर, बट अब उसके ब्लड थिनर ये सब एस्प्रिन ये सब चल रहा है सर, बच्चे की दवाइयाँ। और तो सर मेन कॉज उसका आहार विहार, साथ में जो उसका जो वजन था, एज के अनुसार उसका वजन भी बहुत था। तो मेन कारण तो सर उसको पता ही नहीं चला, थोड़ा थोड़ा कहीं से, मतलब बीपी ही बच्चे का जो बीपी भी अपन को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बच्चों में ये। एन्यूरिज्म हो सकता है या फिर इन्फाक्ट होता है, स्ट्रोक बैठता है। जी जी जी। तो ये मिल रहा है सर आजकल ना, 11 12 13 जैसे 16 साल का वो बच्ची के बता रहे हैं। ज्यादा बढ़ गया ना, मोबाइल लैपटॉप ये सब की वजह से शारधर्मिता बढ़ रही है। बच्चा फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं करते हैं ना आजकल बच्चे, अधिकतर मोबाइल में गेम में ये सब दिखते रहते हैं। तो मम्मा ने करना रोज, मम्मा ने। जी। तो सर और यही है कि जी जी। और विरेचन क्यों कराते हैं, उसका क्या शास्त्र है कि पक्षाघाते से विरेचनम, मतलब पित्त को निकालना है, क्लॉट को निकालना है, वहां पे जी ब्लड बिल्कुल सर। सर्कुलेशन अच्छा करना है। एक हाँ दूसरा है कंसेप्ट कि वही है। जी जी। इसमें ऐसे बोलते हैं कि मतलब सिरा और स्नायु के विशोष्य, ऐसे संप्राप्ति में बोला है ना लक्षण, कि सिरा और स्नायु शोषित हो जाता है। तो रक्त के मृदु पाक से क्या बनता है, सिराएं बनती है। रक्त के मृदु पाक से सिराएं, और खर पाक से स्नायु और कंडरा बनती है। ऐसा डलनाचार्य जी ने सुश्रुत संहिता में लिखा है। तो यहाँ पे रक्त पर चिकित्सा होना चाहिए। तो रक्त की चिकित्सा, पित्त की चिकित्सा मतलब विरेचन करना एक, और दूसरा रक्त का प्रसादन करना, रक्त का वर्धन करना। इसलिए ताप्या दिलाओ, ताकि वो उसका सर्कुलेशन अच्छा बना रहे, मतलब फ्लो उसका मेंटेन रहे, सामान्य अवस्था में ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे, है ना सर। जी। और पूरा जी स्त्रोत दूर, इसलिए विरेचन देना है, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। बाकी आप लोग और बताइए। कंचन मैम आप ये केस लीजिए, जितने चैलेंजिंग केसेस है सब आप लीजिए और आप ठीक कर दीजिए, आपका बहुत नाम होने वाला है। जी सर, ये बहुत ही सबने अच्छा बताया, आपने भी बहुत अच्छा बताया। मैंने भी मेरे माइंड में ऐसे ही सोच के मैंने लिख लिया था कि मुझे क्या करना है, पर आप लोगों की मतलब मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद चाहिए होता है। कोई भी बड़ी केस ले रही हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, आप हो तो मैं पूछ लूँ एक बार। तो ये एक तो अच्छा, घर की आप क्या केस देने है वाली थी, आप क्या देने वाली थी? सर। ऐसे ही सोचा था मैंने, ऐसे ही सोचा था सेम, मतलब मैं भी ऐसे सोच रही थी कि एरंड तेल से मैं विरेचन दूं। पर अभी कैसे है ना कि आपने बोल दिया और बाकी लोगों ने बोल दिया, तो मैं मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है फिर थोड़ा।
तो मैं अभी यही सोच के मेडिसिन स्टार्ट करूंगी सर। पहले तो अभी घर पे आने देना पड़ेगा क्योंकि वो वहां पे तो स्टार्ट करने ही नहीं देने वाले। और सर ना और एक दूसरा वो पेशेंट एडमिट का होने के काउंसलिंग बाद, करना है। काउंसलिंग करना है कि चटपटा नहीं खाना है, नहीं तो एक हाँ बार अभी ठीक होगी, बाद में फिर से होगा। तो चटपटा नहीं खाना है, गुस्सा नहीं करना है, मोबाइल लैपटॉप। उनको बोले मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर है, वो कभी मोबाइल पे खेलते हुए देखते हैं क्या? इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं और सबसे ज्यादा ट्विटर और इंस्टाग्राम में एक्टिव भी रहते हैं। तो टाइम पे सब चीज करना है, लेकिन दिन भर मोबाइल पे नहीं रहना है और गुस्सा भी नहीं करना है। ये अभी तो वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में वहां पे नागपुर में, तो कैसे है ना सर कि वहां पे हम लोग कैसे डाइट हमारे हिसाब से हम बता देते हैं जैसे आपने अभी बताया। पर वहां पे सुबह मैंने पूछा क्या खाया तो बोलते हैं इडली सांबार दिया। मतलब वो डाइट भी वैसे ही चलता है, तो हम वहां पे कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने बोला था कि घर का खाना लेके जाओ, पर नहीं बोल रहे थे वो। सांबर में कितना मसाला रहता है, कितना खट्टापन रहता है। और ये इडली, थोड़ा सा भिगो देंगे क्या? एक आधी चम्मच भिगो दीजिए सुबह के लिए ना। हाँ, किसी और का आवाज था। तो वो हाँ आम्बट आम्बट इतना फर्मेंटेड चीजें खाएंगे तो और पित्त का प्रकोप नहीं पड़ेगा क्या? हाँ, और वो इतना सारा मेडिसिन चालू होने के बाद भी उसे वॉमिटिंग सेंसेशन लग रहा था, तो तो मैंने यही कारण है, ऐसी देखिए अभी भी खाने की अपच हो रहा है वगैरह। तो इसमें वॉमिटिंग हो रहा है, पित्त बढ़ा हुआ है। हाँ वही। और एक्चुअली ना ये केस में क्या हुआ ना कि उसके ब्लीडिंग हो रहा था, तो उन्होंने पॉज देके वहां पे रोकने की कोशिश की। मतलब वहां पे वो फिर से जैसे हम बोलते हैं कि वेग को रोकना नहीं है, वहां पे रोका रक्त गया। आप का सबसे संबंध नहीं करना है रक्त पित्त में। हाँ, हाँ, और फिर सेकंड जैसे उसको वॉमिट स्टार्ट हुई ना, तो 20 वॉमिट होने के बाद वहां पे भी वो रोकने के लिए, क्योंकि मेडिसिन तो देना ही है, तो उन्होंने वो भी रोका। क्योंकि उनका मेडिसिन तो रोकने का काम करता है ना। हम अगर एंटी वहां पे एमेटिक। अगर, हाँ, तो हाँ वो फिर उसने उसका संप्राप्ति दूसरी जगह बना दिया सीधे। मतलब वो हाँ, पित्त निकल रहा था एक्चुअली, तो वो उनको वो कंसेप्ट ही पता नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलना ही था। तो सीधे ब्रेन को ही उसने टारगेट बना दिया तो उसके। मतलब वो स्टार्ट कैसे हुआ? पहले उल्टी आके शुरू हुआ कि कैसे हुआ? हाँ, मतलब उनको क्या हुआ ना, जनवरी में फीवर आया था। एक नॉर्मल फीवर होगा, पर वो कैसे है ना बहुत तकलीफ हो रही थी उसे, तो घर पे मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एडमिट कर दिया। तब हेडेक वगैरह कुछ नहीं था, एक नॉर्मल फीवर की तरह उन्होंने ट्रीटमेंट दिया उसको। और वो नॉर्मल हो बर्थडे पे निकल रही थी, तो जैसे उसके पीरियड्स आ गए। तो उसके पीरियड्स कुछ 15 दिन पहले ही आए थे, तो फिर मम्मी ने उनको बोला होगा कि अभी 15 दिन पहले तो आए थे, तो अभी फिर से आ गए। तो कैसे होता है ना, कभी कभी नॉर्मली भी लेना पड़ता है कि अभी इतनी सारी मेडिसिन खाई है, ये हो है कि सकता है फिर से आया। तो उन्होंने वहां पे गायनेक से कंसल्ट करा दिया। फिर वो जो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एक ही होता है ना कि अभी ये तकलीफ हो गई तो गायनेक को भी दिखा दो जाते जाते। तो उन्होंने फिर उसको हार्मोनल टैबलेट्स पे डाल दिया कि पहले कुछ तकलीफ थी क्या, उन्होंने बोला होगा 4-5 दिन लेट होते हैं, तो वो तो नॉर्मल होता है। अभी थोड़ा 16 ईयर्स की थी, तो वो ओवुलेशन स्टार्ट हुआ ही नहीं होगा उसका। तो उन्होंने सीधे अभी हॉर्मोन्स पे डाल दिया। तो उन 1 महीना हॉर्मोन्स लेते लेते जैसे उसने कुछ बीच में स्किप भी कर दी। एक तो वो टैबलेट्स को स्किप भी नहीं करना पड़ता है। तो जैसे स्किप की नेक्स्ट उन्होंने बोल दिया था कि नेक्स्ट डे आपको 2 टैबलेट लेनी पड़ेगी, फिर थोड़ा अंतर रख के, तो उन्होंने वैसे भी किया। जैसे वो 2 टैबलेट गई ना सर, उसके दूसरे दिन उसको ये अटैक आया। हाँ, मतलब ये यहाँ पे ना रोका गया है, वेग को भी लोगों को रोका गया रोका है। गया। हाँ, हाँ, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम के लिए उसकी मम्मी को स्पेशली बोलना पड़ेगा कि अगर कुछ हो कंचन मैम। है। हाँ, हाँ जी, प्रणाम मैम। प्रणाम। जैसे आप कह रही हैं कि वेग को रोका गया और उसने मतलब ऊर्ध्व होके संप्राप्ति मतलब ब्रेन में कर दी ऐसे। तो जैसे इतनी 20-25 वॉमिट आ रहे थे, तो एक क्वेरी थी मेरी कि अगर हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे कि हमें हमें वो कंसल्ट करता पेशेंट, तो एक बार तो अगर इतना ज्यादा अतिसार के इतने वेग हों या इसके वेग आ रहे हों, तो एक बार तो हम उसको मतलब हम भी रोकेंगे ही, क्योंकि अदरवाइज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड ऑल सब कुछ होगा। तो ये चीज मेरे को थोड़ा क्लियर करेंगे, मैं नहीं, इस यहाँ पे हम मेरे को वैसा थोड़ा। रोकते नहीं है। हम जैसे प्रवाल पंचामृत देते हैं, हम देते हैं, हाँ, हम दवाइयां देते हैं, लेकिन हम शमन करते हैं। हम ऐसे शमन। वेग एंटी एमेटिक देके वहां पे रिसेप्टर पे ब्रेन पे काम करके एकदम उसको वेग ही रोक दो, रिफ्लेक्स ही कम कर दो, दोषों को निकलने ही ना दो। ऐसा हम नहीं करते हैं। हम प्रवाल पंचामृत देते हैं, मशी देते हैं, मशी कल्पना, या फिर इलायची देते हैं। हम देते हैं तो वो देते इमीडिएट बंद नहीं होगा, जितना दोष निकलना निकल जाएगा, बाकी रह जाएगा, है ना। हमारा रोकना अलग है, उनका रोकना अलग है।
हाँ, मतलब वो डायरेक्ट रोक देते हैं, मतलब कंप्लीटली वो रोकने की कोशिश करते हैं। अभी सर ने जैसे समझाया ना, बिल्कुल जी। वैसे ही हमारी मेडिसिन काम करती है। और हमारी दवाई मैम पित्त को भी शमन करके थोड़ा सा क्लीन भी करता है ना मैम, खून को साथ साथ विरेचन के थ्रू निकाल भी देगा और बॉडी को डिटॉक्स भी करता रहेगा। सडनली एकदम ब्रेक नहीं लगाता, तो फिर ऐसे होता है ना, गाड़ी को स्पीड में और ब्रेक लगा दिया तो फिर वो हमें पता है एक्सीडेंट होगा, कुछ ना कुछ तो बीमारी निकलती। बीमार आयुर्वेदिक गमन होता है ना, दवाई ये दूसरों का बीमार गमन हो जाता है। जी जी सर। जी ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, किसी को और कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मुझे एक केस के बारे में डिस्कस करना है सर, आज एक पेशेंट के बारे में सर। करिए। सर यसली का पेशेंट आया सर, लेडीज पेशेंट है और हाँ। 21 उम्र बता रहे हैं, लेकिन वो है 25 की। उनको सिम्टम्स थे सर अभी फिलहाल में, बहुत ही वीकनेस है, बलहीनता है, अरुचि है, ज्वर है, शुभगौरवता हमेशा रहती है और शोथ है सर उनमें, और हस्त और पाद में भी सुक्ति होती है, अंगशूल है उनको, शिरशूल रहता है हमेशा, और हमेशा चिड़चिड़ाहट भी रहती है सर उनको, और वेट लॉस हो रहा है सर उनका। और उसके पहले उनको मल निस्सारण भी सही से नहीं होता है, उसमें भी वो दाहता है और चिपचिपा है सर, और भसरट है उसका जो टेक्सचर है मल का, और अम्ल पित्त है सर उनको, गैसेस भी बहुत बनती है, अपान वायु की भी दृष्टि है सर उसमें। मुखपाक भी अक्सर रहता है सर, क्योंकि दिन की 10 गोलियां लेती है वो, तो कम ज्यादा लेकिन स्टिल कंटिन्यूअस रहता है मुखपाक उनमें। रज प्रवृत्ति तो ठीक है सर उनका कहना, अभी थोड़े क्लॉट्स बड़े हैं 2-3 महीने से। हिस्ट्री में था सर उनके बहुत पहले कि उनको रक्तार्श हुआ था एट द एज ऑफ 8 जब थे वो। अभी 14 साल की उम्र में उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक दवाई ली थी, तो वो खत्म हो गई कहना है उनका। लेकिन उस समय भी मतलब शादी से पहले उनको चाट, पानी पूरी ये बहुत खाने की आदत थी, और पानी भी बहुत कम पीते थे। और खाने में ऐसा था सर उनकी कि दूध और मलाई रात में खाते थे और तुरंत सो जाना, मतलब दिन भर का जो भी खाना खाने के बाद। और एक था उनको स्पेशली कि ड्राई फ्रूट जो खाते उसमें काजू पसंद थे, तो दिन भर में कभी भी कितना भी खा लेते थे, ये था। और उस टाइम में उनको एलर्जिक कोल्ड भी हुआ था उनका कहना है। अगर बाल भी धो दिए या फिर अंगूर सेब ये कुछ खाया ना, तो 2 से 3 दिन तक उनको कंटिन्यूस छींके आती थी सर, नोज में भी इचिंग होता था। लेकिन उनका कहना है जब उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद वो अपने आप से एलर्जी चली गई सर। ये इसीलिए उनको डायग्नोसिस हुआ है सर 3 साल पहले, जब सेकेंड बेबी कंसीव किया था। आई थिंक मुझे लगता है वो शायद प्रेग्नेंट थी, उन्होंने जितना बताया वैसे। अभी सर वो एलोपैथी का तो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी आगे का कुछ ट्रीटमेंट नहीं है सर। वो बस कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक दवाई ले लो, बाकी उनके स्टेरॉइड्स हाथ में देते कुछ। बस, पाइसोलिन या प्रेडिनिसोलोन, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। जी सर, ऐसा ही कुछ कहना है, तो वो अभी मैं बताता हूँ। सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस जो है, इसको ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं। जी ऑटोइम्यून जी डिजीज का इलाज ही नहीं है एलोपैथी जी साइंस में। सर, जी और सर, ये जितने ऑटोइम्यून डिजीज है उसमें ऐसे बोलते हैं कि अपना इम्यूनिटी सप्रेस होता है, खुद जी के सर, सेल खुद को मारते हैं, और इसीलिए जी वो सर, स्टेरॉइड देते हैं। अभी जी आपने जी जितना भी लक्षण बताए, आप देखिए सारे पित्त के हेतु मिल रहे हैं, और रक्त पित्त विसर्प और जी पित्त के सारी व्याधियां मिल करेक्ट रही सर, है। इसमें जी सर विसर्प भी मिल करेक्ट रहा है, रक्त पित्त भी मिल रहा है, पित्तज ग्रहणी भी मिल रहा है, सब जी पित्त का सर, मिल रहा है। तो आपको जी सर, चिकित्सा करना है तो पित्त शामक सारी चिकित्सा करनी है। तो आप पित्तज ठीक, ग्रहणी, पित्तज जी रक्त सर, पित्त, पित्तज विसर्प, जी ये सबको जी कॉम्बिनेशन में जो जो कॉमन दवाई है वो आके दीजिए, ठीक हो जाएंगे पेशेंट ठीक पूरा। इसमें शोधन में सर, विरेचन करना पड़ेगा, रक्त मोक्षण करना जी पड़ेगा, पित्त की अच्छा सारी सर, चिकित्सा करना। और अगर मेंसेस नहीं आ रहे तो रज प्रवर्तनी जैसे उष्ण दवाई दे दिया या चित्रकादि दे हाँ, दिया, जो भी उष्ण दिया तो वो और बढ़ जाएगा, एग्रवेट होगा। जी जी पित्त सर, पित्त बढ़ना नहीं चाहिए हमारी दवाइयों से भी, और पित्त ठीक, शामक सारी दवाइयां भी, जैसे गोदुक दवा तो प्रवाल पंचामृत हो गया, फिर पित्तज जी ग्रहण में भून निम्बादिक्वात, किरातिक्तादिक्वात, कटुकादिग्रित, जी दाड़िमादिग्रित, जी सुरचेका रस, लघु सुरचेका, गैरिक भस्म, कितनी सारी दवाएं, कामदुदा रस, सब पित्त की चिकित्सा कर रहे। रस जी पाचक, सर, रक्त पाचक, और रक्त का जी प्रसादन, ताप्य दिलाओ, नवायस लो, चंद्रकला सर, रस, रक्त और जी पित्त सर, की चिकित्सा करना है।
सर जी सर। किसी और को कुछ बोलना है तो बोलिए। एसएलई डिजीज में अपना एक्सपीरियंस, मैं 1.5 जी। लाख दवाइयां बता सकता हूँ एसएलई डिजीज पे काम करने वाली, 1.5 लाख। ओह माय गॉड, उतना और हेलो एग्जैक्टली बोल पाती। प्रणाम सर। हाँ बताइए मैम। हाँ हाँ जी सर। सर ये जैसे एसएलई फॉर एग्जांपल अभी बात हो रही है, और भी जितनी भी ऑटोम्यून ऐसे डिजीजेस हैं, तो सर जैसे एक बार के लिए तो हम देंगे ट्रीटमेंट, चलो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने जितना भी लगा, तो एक बार के लिए सारे सिम्टम सबसाइड हो गए समझ लीजिए। लेकिन जैसे अगर हम थोड़ा एलोपैथिक के साथ इसको कंपेयर करें कि अंदर से शरीर ही मतलब एंटी होके चल रहा है एंड ऑल, तो सर मतलब क्या वो दवाइयां हम नहीं तो ट्रीट आप करके। उसको एलोपैथी के हिसाब से चश्मा निकालिए और आयुर्वेद के हिसाब से सर सोचिए। ये नहीं कह रही मैं हम ये यहाँ कह पे रही हूँ कि क्या एक बार ठीक कर लिया क्या उम्र भर के लिए वो ठीक रहेगा? मेरा हाँ क्वेश्चन मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, सुनिए। जैसे कि श्वास व्याधि है, जो तमक श्वास है वो उसको क्या बोला है, याप्य व्याधि है। और अस्थमा को भी ऑटोइम्यून बोलते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को भी क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज है। जी ऐसे जितने भी व्याधियां हैं ऑटोइम्यून बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसीलिए हम लोग शोधन प्रक्रिया पे महत्व देते हैं कि हर व्यक्ति को हम वमन देंगे, विरेचन देंगे, बस्ती देंगे। साल में 3 ये तो कर सकते हैं, नस से रक्त मोक्षण करेंगे। दूसरा हम लोग शोधन, दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचने, ये तो संशोधन तेषां न तेषां पुनरुद्भव, संशोधन करते हैं तो उसके उद्भव नहीं होते। तीसरा हम लोग रसायन चिकित्सा देते हैं और अग्नि को अच्छा रखते हैं हमेशा, रसायन और स्वर्ण कल्प देते हैं तो नहीं होता फिर से। और पेशेंट ने अपथ्य किया तो उनको जल्दी हो जाएगा फिर से, तो इसलिए रसायन पे पेशेंट को फिर नहीं होता। जैसे कि श्वास के पेशेंट है, ऑटोइम्यून डिजीज है, ब्रोंकियल अस्थमा, तो हम लोग उनको पिपली रसायन, कभी कंठकारी अवले, कभी मतलब श्वास का रसायन सारा दे दो। बराबर है ना? सर और एक सवाल था सर। हेलो बोलिए हेलो बोलिए। आवाज जी सर। सर जैसे उनको एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि उनके जब बेबी मतलब वो कंसीव किया था मतलब, तो उनका कहना है कि कहीं बेबी को भी वो डिसीज हो जाएगा तो आप उसका भी ट्रीटमेंट या फिर नहीं चेकअप होगा। करवाते रहें। नहीं होगा ना सर? नहीं, इसका अंतर हमारे सर ने बताया था कि जितने भी जेनेटिक डिजीजेज हैं या हेरिडेटरी डिजीजेज हैं, तो उसका हमारे सर ने, जमदग्नि सर ने क्या बताया था कि जैसे एप्पल है, सेब है ना, वो कहाँ होता है, कश्मीर में होता जी सर। है ना, कश्मीर में या शिमला में होता है। जी ऐसे हापुस आंबा जी कहाँ सर। होता है, कोंकण में होता है, यहाँ पे नहीं होता। लेकिन जी अगर सर। हमने हापुस आंबा जी यहाँ सर। पे लगाया, पुणे में लगाया, और वैसा वातावरण किया, उतना टेम्परेचर जी मेंटेन रखा, या हमने एप्पल लगाया यहाँ पर और वैसा जी टेम्परेचर मेंटेन रखा सब, तो वो यहाँ पर भी हो सकता है। सर। तो वैसे ही जेनेटिक डिजीजेस जो जी रहती हैं, उसको हमने रसायन से, उसको हमने शोधन से, शमन से बैलेंस रखा, धातुओं को, दोषों को, मल को, तो चेंज होके फिर वो नहीं जाएगा, ट्रांसफर नहीं होता है दूसरे में। ऐसा हम लोग जेनेटिक डिजीजेस पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। अच्छा बराबर है ना जो मैं बता रहा हूँ? अच्छा सर। अगर फिर अगर पेशेंट ने किसी बच्चे रसायन की का सेवन, हाँ ब्रेन में कुछ गांठ हुई थी तो वो सर। अगर हमने पूरा गर्भ संस्कार किया, अंजना मैम बीच में कैसे बोला बताती है, नहीं। गर्भ संस्कार किया, मासनुमासी औषधि दिया और पूरा बैलेंस रखा, तो क्यों होगा बच्चे में, वो क्यों जाएगा बीमारी? बीज संस्कार अच्छा से कर दिया तो क्यों जाएगा वो फिर? बराबर है ना? जी सर। और ये आयुर्वेद की खासियत है कि ठीक है हम लोग सर। पूरा जेनेटिक वही कोड ही बोल चेंज कर देते हैं आयुर्वेद से। जी और किसी को कुछ बताना है, तो पूछना है तो पूछ प्रिकॉशनरी सकते सर हैं। उनके बच्चों को भी नहीं होगा, हाँ आपने सर अगर अच्छे से इलाज बताइए करके प्लीज रसायन रखा, रसायन दिया उनको, जैसे सर। शतावरी जी सर। कल्प या शतावरी घृत दे दिया उनको पूरा ठीक करने के बाद, तो उनके बच्चे सर में क्यों जाएगा वो चीज? अपने पित्त का समन करके बैलेंस रखा दोष, जी तो नहीं जाएगा ना वो चीज। जी सर। ठीक हाँ मैंने बस करेक्ट है सर। सर एग्जाम्पल दिया। इनमें ऐसे आप जी जी आमलकी रसायन, बोलिए बोलिए। सर ऐसे पेशेंट में जैसे विरेचन और रक्तमोक्षण तो मैं थोड़ा सा उनका ब्रूहन चिकित्सा, क्योंकि अभी वेट लॉस है सर, वीकनेस खूब है इनमें, साइड बाय साइड मुझे ब्रूहन भी देना है, लेकिन हाँ, इनमें बस्तिका वगैरह कुछ रोल हो सकता है क्या सर, या बस्ती में जरूरी आप नहीं क्षीर पड़ेगा? बस्ती दीजिए ना, तिक्तक क्षीर बस्ती से बहुत अच्छा, एसएलई डिजीज में बहुत अच्छा फायदा होता है तिक्तक क्षीर बस्ती। उसमें महातिक्तक घृत डाल के या गूगल तिक्तक घृत डाल के बस्ती दे दीजिए।
पूरा इम्यून सिस्टम अच्छा हो अच्छा जाएगा उनका पूरा। क्योंकि अच्छा तिक्तक अच्छा शीर्वस्त्र में हम गुड़ूची लेते हैं, गुड़वेल जो है जी गुड़ूची, सर इतना अच्छा रसायन है हम्म तिक्त रसात्मक है। जब हमारे पास सर इतना अच्छा दवाई है तो हम क्यों डरते हैं ऑटोइम्यून डिजीज से। जी 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 सर 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 आप करिए फिर थैंक यू सर हमें भी बहुत बताइए। नहीं जी सर आपके आशीर्वाद से ही चलूंगी सर, एक एक कदम सीढ़ी चलूंगी सर। जी जी बहुत अच्छा है। मैं जो बोल रहा हूँ अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। सर हाँ जी हाँ बोलिए। जी सर, अभी 3-4 दिन पहले ना शायद डॉक्टर मंदाकिनी पूछ रहे थे अनुरिता मैम से, हाँ कुछ वो बता रहे थे उनके पास कोई केस है, उसकी मदर भी कोई कैंसर पता नहीं ब्रेस्ट का था या पता नहीं किसका, उसके पहले उनकी मदर भी ऐसे उससे डेथ हुई थी। शी वाज आस्किंग कि अभी सुनीता मैम थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। सुनीता मैम नेटवर्क एरिया में, हाँ अभी आ रही है, नेटवर्क एरिया में आइए। हाँ हाँ जी तक सुना सर, मेरे को भी ये नहीं पता। हाँ तो मतलब उनके आगे ना आए कैंसर, हाँ हाँ, तो इसलिए। अभी जैसे इसमें आपने बोला कि अभी उसका बीज अगर हमने ठीक कर दिया तो नेचुरली आगे प्रोजनी में नहीं सुनीता मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है क्या सुनीता मैम क्या बोल रही हैं? मेरे को तो आवाज नहीं आ रहा है सुनीता मैम का। नहीं नहीं है सर आवाज नेटवर्क नहीं एरिया आ में रहा है। आइए। सर सुनिए ना सर, हाँ पंचवल्कल चूर्ण हम लोग अस्थि में दे सकते हैं ना? जहां पर हमें अस्थिशय में तो हमें सुधाकल्प अच्छा रहेगा ना, प्रवाल अच्छा पंचामृत, प्रवाल पिष्टि, शंख भस्म, प्रवाल, हाँ यही सब, कामदुधा, जो हमें मतलब कैल्शियम का सप्लीमेंट दिया तो वो अच्छा रहेगा। तिक्तक क्षीरवस्ती, पंचवल्कल्प तो हम लोग इसमें देते हैं ना जहाँ इन्फेक्शन वाला रहता है या कचाय रस की जरूरत होती है वहां देते हैं। सर, इसी में सर वो वट वृक्ष और वो सब रहते हैं ना, गुलहर के? हाँ तो वो अस्थिशय में कैसे काम करेगा, मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अच्छा, नहीं सर वो आपने बताया था ना, वो बाल उग जाते हैं इस टाइप से, लंबे बाल हो बालों जाते के हैं। लिए ठीक है, वो रसायन के बालों को वो मजबूत करेगा, ऐसे ठीक है वो, बट जट आदि तेल वगैरह। अच्छा, नहीं सर मैं बोल रहा था वो पल्लवी का भी फीवर कम हो गया है, तो वो उसमें कोई रोल है क्या? मतलब वैसे तो वो मांसपाचक ले रही है अगर वो आप देंगे ना तो उनका, क्योंकि ये आयु बढ़ाने वाली दवाइयां हैं। हाँ सर। पंचवल्कल के कितने आप देखिए पीपल का पेड़ कितने सालों साल रहता है, उसी तरह से बरगद का पेड़ सालों साल रहता है, तो ये ना आयु बढ़ाएगा, वय स्थापन करेगा, तो दे सकते हैं, मतलब सेल्स को वो टिका के रखेगा बहुत सालों तक, सर डेड अच्छा नहीं सर, होगा। जी सर, जी सर। सर गर्भ संस्कार का थैलेसीमिया मेजर में कोई रोल है क्या सर? 100% है। अंजना मैम, मंदाकिनी मैम बताइए, आप लोग गर्भ संस्कार के बारे में आप कृपया बताइए, आप लोग एक्सपर्ट हैं। अंजना मैम आपका म्यूट हो गया गलती से मेरे हाथ से, अंजना मैम अनम्यूट करिए प्लीज। जी सर, नमस्कार नमस्कार सब लोग को। हाँ नमस्कार सर आपको भी, और सर आदित्य सर, और अभी बात चल रही थी गर्भ संस्कार, तो स्पेशली जो है वो हम लोग जैसे आप कहते हैं ना प्री नेटल केयर हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से दी गई है, और इस समय गर्भ संस्कार पे बहुत ज्यादा कार्य हो रहा है। मेन जो है वो दृष्टि, जो बीज दृष्टि की बात चल रही थी, जो सर ने अभी बहुत अच्छे से बताया था, तो हम स्त्री बीज दृष्टि और पुम बीज दृष्टि मतलब पुरुष बीज दृष्टि, इन दोनों पर अलग अलग कार्य करते हैं, और अलग अलग इनका मेन ये होता है कि शोधन करना होता है। और शोधन का जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग सारा का सारा उसमें पूर्व कर्म और पंचकर्म और पश्चात कर्म, और उसका जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता है। थोड़ा सा पेशेंट को हम बताते हैं, कन्विंस करते हैं, और जैसे कि मानिए हमारे पेशेंट को, जैसे अभी आपने थैलेसीमिया की बात की,
और जो भी जीन जिसमें इन्वॉल्व होता है, ये हेरिडिटरी जो भी डिजीजेज होती हैं, उसमें हमें लगातार इस तरह के पेशेंट को कहना चाहिए बीज को संस्कारित करना होता है। उसकी दृष्टि को हटा के बीज दृष्टि के साथ साथ उसको जब बीज का शोधन हो जाता है तो उसको संस्कारित भी करना होता है। उसके बाद हम प्रेगनेंसी को प्लान करते हैं। तो ये पूरा जो प्रीनेटल पीरियड हमारा बताया जाता है अकॉर्डिंगली, अगर जहाँ जहाँ जैसे कंजेनाइटल एनोमली है या फिर हेरिडिटरी डिजीजेज है, उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और गर्भाधान पर भी सर अगर आप देखना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियोज हैं उधर हरिद्वार वगैरह में, तो इसके पूरे के पूरे जो है केंद्र काम कर रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ पर कुछ ऐसी रिसर्चेस कराते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो प्रीनेटल में हम उसके लिए क्या क्या कितनी हेल्प कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको बताते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, अपने खान पान को चेंज करो, जो जिस प्रकृति का होता है या जिसको जिस तरह की एक मन में जिज्ञासा होती है उसको उस तरह की लाइफ स्टाइल को हमको बताना होता है। कुछ लोग आध्यात्म को ज्यादा मानते हैं तो ओम का जाप करो, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मुझे बहुत ज्यादा जैसे कि एथलीट्स में जाना है या मेरा बच्चा अच्छे से डांस करे, तो उस तरह की प्रक्रिया में ही हमें लाइफ स्टाइल में चेंज करना रहता है। और मेन जो हमारा वर्क होता है वो बीज शुद्धि पे होता है। तो जैसे बीज शुद्धि का मतलब जैसे आप समझ रहे हैं कि हमें पूरा स्नेहन स्वेदन, दीपन पाचन के बाद स्नेहन स्वेदन करना है और फिर वमन विरेचन वस्ती नस्य कर्म करना है। और अगर हमारा जनरल पेशेंट होता है जो कहता है कि नहीं हमें प्रेगनेंसी चाहिए, उसके लिए प्रीनेटल पीरियड हम कम से कम 3 मंथ का रखते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है जिसको थैलेसीमिया है या BOH है, जिसकी बैडऑक्सिटिक हिस्ट्री है या रिपीटेड एबॉर्शंस है या फिर कंजेनिटल एनोमली है या फैमिली हिस्ट्री भी है कंजेनिटल एनोमली की, तो वो 3 to 6 मंथ भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। और प्रॉपर शोधन जब उसका होता है उसके बाद जो पंचकर्म चिकित्सा होती है उसके बाद ही हम प्लान कराते हैं कि अब आप प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं। ये एक पूरी अच्छी विधि है और इस विधि पे बहुत रिसर्चेस भी हो रही हैं। जो आपका क्वेश्चन है थैलेसीमिया जो है वो गर्भ संस्कार की क्या हेल्प हो सकती है या प्रीनेटल काउंसलिंग किस तरह से हेल्प हो सकती है आयुर्वेदा, इस तरह के रिसर्च पेपर आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। मेरे पास होगा तो मैं आपको भेजती हूँ सर जी। हाँ मैम जी, बिल्कुल शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे कुछ बीमारियां अनुवांशिक जैसे थैलेसीमिया है, फैनकोनीज अनीमिया है, मतलब BRCA पॉजिटिव जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। तो मैम ऐसे और मैम मिला है सर जी, रिस्पॉन्स मिला है। ये भी शुद्धि वाला जो हमारा बहुत अच्छा एक कहना है प्रीनेटल गर्भाधान से पूर्व जो उन्होंने चर्या बताई है, एक पूरा मतलब इसमें टॉपिक है पूरा गर्भाधान से पूर्व क्या क्या करना है, स्त्री को क्या खाना है, कैसे रहना है और किस तरह से उसको जो है गर्भाधान की प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। ये बहुत अच्छा एक हमारे पास कहना चाहिए अमूल्य निधि है आयुर्वेद की। तो इस पे चाहेंगे तो आप तिवारी मैम की बुक ले सकते हैं, प्रोफेसर PV तिवारी मैम की बुक है और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से जितना भी मतलब हमारे डिटेल दिए हैं लघुत्रयी और वृत्रयी में, मैडम ने उसको पूरा का पूरा जो है एक कंसाइज वे में उस चैप्टर में दिया है। तो उसको अगर आप एक बार पढ़ना भी चाहेंगे तो आपको काफी इंटरेस्ट मिलेगा जी। मैम प्रोफेसर PK तिवारी किस नाम से किताब है इनकी? प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी है, स्त्री रोग विज्ञान प्रसूति रोग विज्ञान इस तरह से है उनका किताब। तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट में मिल जाएगा आपका, प्रसूति तंत्र विज्ञान करके जो बुक है उसमें फर्स्ट पार्ट में ये पूरा का पूरा मैटर आपको उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है मैडम ने कि जो भी हमारी मेन संहिताएं हैं, जैसे हम लोग लघुत्रयी संहिता और वृत्रयी में 3 आती हैं और लघुत्रयी में भी 3 आती हैं। वृत्रयी में हमारी चरक सुश्रुत और अष्टांग ना, और लघुत्रयी में हमारे ये भाव प्रकाश योग रत्नाकर और जो है ये इसका नाम नहीं याद आ रहा शारंगधर है ना। तो इन 6 बुक्स का महाप्रकाश। हाँ। जी मैम हेलो। मैम का आवाज कट रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा सर, अगर कोई प्रोटोकॉल और बुक्स हो तो सर मैं पढ़ वो लूंगा। मैम अगर ने बताया ना सर, बहुत अच्छा किताब है, वो मैम की गुरु है प्रसूति प्रेमवती तिवारी तंत्र मैम। प्रेमवती तिवारी जी का आयुर्वेदीय प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग ऑनलाइन मिल जाएगा सर ये बुक, शायद आपको फ्री में भी डाउनलोड हो सकता है सर, आप जी चेक वो करना। बनारस में जो है ना हमारा बुक सेंटर, चौकुम्बा। हाँ जी वहाँ मिल जाए जी। ठीक है सुनीता मैम, आपको भी आंसर मिल गया होगा अंजना मैम के आंसर से। सुनीता मैम। हाँ जी सर, एक्चुअली वो मेरा इस तरफ से सुन नहीं रहा था, कनेक्शन की प्रॉब्लम, मैडम का पूरा नहीं सुन पाई। मैं बाद में बाद में सुन सुन लूंगी लीजिएगा रिकॉर्डिंग। recording।
हाँ ठीक जी है। सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। 5 मिनट टाइम है, किसी को पूछना है, बताना है कुछ? मंदाकिनी सर मैम। हाँ जी बोलिए मैम। सर एक आपने ना, एक मैम ने पूछा था 3-4 दिन पहले, फाइब्राइड बोल रहे थे, काफी बड़ा 7x6 सेंटीमीटर एंटीरियर वॉल पे कुछ, उसके लिए आपने एक तो रौद्र रस और एक ग्रंथि पाचक रस वर्ड बोला था, उसमें क्या है? ग्रंथि पाचक रस में क्या है, मुझे ये जानना था। तो मैंने एक लेक्चर लिया है, वो इसमें है, भैषज रत्नावली में, मैं बताऊंगा। मैम उसमें पाठा इंद्रियम नहीं और मैम, त्रिपुटी वो ग्रंथि रज है, मैं पढ़ो। ये सर ने बोला था ग्रंथि पाचक, मुझे लगता है ये अच्छा दोनों डिफरेंट है। हाँ मैं बताऊंगा उसमें, ठीक है सर, थैंक यू। ये करेक्ट बताऊंगा, अभी भी याद है कुछ कुछ, लेकिन पूरा करेक्ट मैं बताऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए है, यहाँ पे कोई भी चीज छुपाया नहीं जाता है, सब कुछ बताया जाता है। किसी को पूछना है, बताना है कुछ? नहीं। सर उस दिन आपने बोला था डिस्कलरेशन, वो बेबी का बताया था ना वो केस। हाँ, महातिक्तघृत। हाँ, तो वो डिस्कलरेशन व्हाइट था कि ब्लैक था सर? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया था, वो ब्लैकिश था तो वो व्हाइट हो गया ना, महातिक्तघृत। ब्लैकिश था पहले। हाँ, वो मेरा कोई लेक्चर सुन के, एक वर्षा मैम है करके, कोई और वर्षा मैम है, उन्होंने अपने बच्ची को दिया तो वो एकदम गौर वर्णता आ गई। अच्छा ओके सर। हाँ, और जो बच्चों में जो व्हाइट डिस्कलरेशन होता है सर, वो तो कृमि होता है ना, पेट हाँ में तो कीड़े। कैसे हो जाएगा? नहीं, उसके कुछ लिए तो लेना आपको पड़ेगा? कृमि की चिकित्सा करना पड़ेगा, कृमि कुठार रस, कृमि मदगर रस, विडंगारिष्ट, कृमि की चिकित्सा करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। सर जैसे ब्लड गाढ़ा हो जाता है ना, जैसे अभी वो डिस्कस हुआ था, वो स्ट्रोक हो हाँ गया था वो, हाँ तो सर ब्लड को पतला करने के लिए तो सर ये हाँ, क्या तो इसके लिए वो चरक संहिता में विधि शोणितीय अध्याय है सर, तो उसमें पूरा पता है कि हमें रक्त अगर गाढ़ा हो गया या पॉलीसीथीमिया वेरा ऐसी बीमारी हो गई, एचबी बहुत ज्यादा हो गया है, तो रक्त की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। इसलिए विरेचन, रक्त मोक्षण, लंघन और रक्त पित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। रक्त का प्रसादन, रक्त का शोधन, ऐसी बहुत सारी दवाइयां ना, जैसे महामंजिष्टाधिक्वात है, फिर उसके बाद में रक्त पाचक है। तो हमें रक्त का शोधन भी करना है और उसके बाद में विरेचन भी करना है, रक्त मोक्षण भी करना है, लंघन भी, अवस्था के हिसाब से। जी सर। अगर आप ब्लड थिनर जैसा कुछ पूछ रहे हैं कि हमें क्या इकोस्प्रिन जैसे कुछ तो नहीं, ब्लड आयुर्वेद का कुछ पतला हो जाएगा, अलग विरेचन होता से है। पतला होगा। जी, हम पूरा विरेचन से शोधन प्रक्रिया पे ध्यान देते हैं ना सर, शोधन और रसायन ऐसे करते हैं। जी सर, समझ रहा हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए प्लीज। और सर रक्त पाचन से भी पतला होगा ना? हाँ, रक्त पाचक से भी पतला होता है, रक्तगत आम का पचन हो गया तो रक्त शुद्ध हो जाएगा पूरा। एक्चुअली सर ना बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है चरक में अर्जित की संप्राप्ति, अर्जित मतलब सर कैसे एक करें। पेशेंट है अभी। हाँ, एक मिनट, हेलो, अंजना मैम को बोलने दीजिए, एक मिनट अंजना मैम को बोलने दीजिए। तो अंजना मैम बोलिए। जैसे सर ने बताया ना अभी, यदा तदा उपशोष्य अस्रक, अगर इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं तो जैसे अब ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अवरोधजन्य संप्राप्ति होती है। तो बहुत अच्छा एक वर्ड उन्होंने बोला, यदा तदा उपशोष्य अस्रक, मतलब अस्रक का कहीं भी मतलब शुष्कता आ जाना। अगर अस्रक में शुष्कता आने का मतलब हुआ कि क्लॉटिंग फॉर्मेशन होना, इसका हम एक इस तरह से ले सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं ना सर कि क्लॉटिंग फॉर्मेशन में, तो आप उन्होंने जो बताया कितना अच्छा आचार्यों ने बताया कि जो चिकित्सा बताई है सर, अब सब बता चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि जो उन्होंने चिकित्सा बताई है, स्पेशली उन्होंने ये कहा है कि रक्त दुष्टि, क्योंकि यदा तदा आपने जो बात की उपशोष्य अस्रक, तो मतलब हुआ कि रक्त की रुष्टि हुई, और जो रक्त की रुष्टि हुई है रक्त को ही दुष्य माना है उन्होंने। और जो रक्त की रुष्टि हुई है, तो अगर जैसे अभी बात हो रही थी, रक्त जो है वो पित्त और रक्त समान लक्षण वाला होता है, तो पित्त में हम विरेचन देते हैं, इसलिए हमें रक्त में विरेचन देना है। सबसे पहली बात उन्होंने स्पेशली बताई। और दूसरी बात जो है, उन्होंने ये भी बताया कि शिरा और कंडरा, तो शिरा और कंडरा की जो उपस्थित जो बनते हैं, या शिरा कंडरा का जो फॉर्मेशन हमारे शास्त्रों में बताया है,
वो भी स्पेशली बोला है कि रक्त धातु की जो उपधातु है, मतलब हमारे यहाँ जो कलेक्शन आहार रस बना, आहार रस से रस धातु बनी, रस से रक्त धातु बनी, तो जो रक्त धातु बनी उसकी जो उपधातु बनी वो कंडरा और शिरा है। तो जब रक्त धातु ही दूषित हो गई तो कंडरा और शिरा भी दूषित होनी ही है। तो यहाँ बहुत ही अच्छा, अगर एक बार आप उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको आदित्य सर बहुत ही अच्छा मतलब नॉलेज बहुत अच्छी है और आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है, इसको हम बार बार प्रणाम करती हूँ, मैं वंदन करती हूँ आपका। इसलिए तो मैं इसलिए थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि वो जो शिरा में जो दुष्टि हुई है, कंडरा में जो दुष्टि हुई है, उसके लिए जो हमें रक्त का ही जो पे कार्य करना है। तो रक्त के लिए पित्त, पित्त के लिए विरेचन का उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। और फिर जो हमारे रक्त शोधक दवाएं बताई है, स्पेशली शूरसेकर है, जटामांसी है, दुरालवा है, मतलब बहुत मेडिसिन हमारे पास हैं जिसको हम बासा है, हम यहाँ पे बासा कल्प का भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, जो कि एकदम माइक्रो सर्कुलेशन में जाके काम करती है। तो हम रक्त पित्त की जहाँ चिकित्सा करते हैं उस तरह की चिकित्सा थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन जो हम शोधन के साथ में रक्त शोधक करेंगे, जैसे सर ने बताया विधि शोणित अध्याय का अध्ययन करें, और उसके अलावा हमारे पास कई जो है गण है, उस गण पे अगर हम रक्त शोधक गण को देखें तो हमें बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए ये डिस्कशन यहीं पे रोकते हैं, लेकिन इस पे कभी डिस्कस और किया जाएगा। आदित्य सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने रेज किया। जी मंगला मैम, आपका क्वेश्चन का हम कल रिप्लाई करेंगे क्योंकि टाइम हो गया, अभी सबको डिनर करना है। ठीक है, तो सभी लोगों को थैंक इसी यू, बारे में था प्रणाम। सर, एक पेशेंट था तो उसका ब्लॉकेज के लिए। हेलो मंगला मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए मैम, बोलिए। हाँ हाँ सर, हाँ हेलो सर, एक पेशेंट का हार्ट ब्लॉकेज था तो ऑपरेशन हो गया, उससे कि नहीं उसको उल्टी हो रही, फ्रेश ब्लड आ रहा था, हीमोप्टासिस होता है, तो हाँ, इसमें क्या दे सकते हैं उसको? अगर उल्टी आ रही है और रक्त का हो रहा है तो ये रक्त पित्त ब्लड की थिनर तरफ से उसको कार्य- प्रॉब्लम आ रहा है। तो ब्लड थिनर अच्छा, तो जो है ना, रक्तपातक दे सकते हैं? रक्त हाँ पाचक दीजिए, ताप्यादी लो, नवायस लो और थोड़ा विरेचन कराइए उनको। ब्लड हेलो थिनर जो होता है ना, उससे रक्त हेलो वाहिनियां और पतली हो जाती हैं। रक्त वाहिनियों का जो ये रहता है ना, ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना, वो बहुत वीक हो आवाज जाता नहीं है। आ रहा है सर, मेरा आवाज आ रहा है? ब्रेक जी सर, ब्रेक हो रहा आपका है, आवाज आ रही सही है। है। हाँ, ब्रेक हो रहा है। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है मैम, आपका ओके हाँ, आप तो नेटवर्क में आइए। में रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयां जैसे कि नित्यानंद रस है, चंद्रकला रस है, ताप्यादि लौ है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, रौप्य भस्म है, रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयां दिया ना, तो ब्लड थिनर जो है उसके साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। अंदर ही अंदर रक्त वाहिनियां फटने लगती है, ऊजिंग होने लगता है। तो हमें वहां पे रक्त वाहिनियों को बल देने वाली दवाइयां देनी पड़ती है, और जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम करना पड़ता है। मैं इस पे कल बताऊंगा आपको। थैंक यू। ठीक है, अभी ओके सर, सेशन बंद थैंक करते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, प्रणाम गुड नाइट सर। प्रणाम सर।